हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। आज की नई क्लास में हम फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर तथा ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर डिफरेंस के लिए एक टेबल बनाएंगे, जिसके अंदर हम अभी तक जो वैल्यू निकाली थी उसके मान रखेंगे तथा साथ में ही हम जिस प्रकार से हाफ वेव रेक्टिफायर तथा फुल वेव रेक्टिफायर के लिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके उसके रिजल्ट को प्रदर्शित किया था, उसी प्रकार से हम ब्रिज रेक्टिफायर के लिए भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके उसके रिजल्ट को प्रदर्शित करेंगे। सबसे पहला अंतर जो होता है इनमें डायोडों की संख्या का, डायोडों की संख्या का अंतर होता है, जिसमें हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर हम ओनली एक डायोड का यूज करते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर में हम दो डायोड का तथा ब्रिज रेक्टिफायर में हम टोटल 4 डायोड का यूज करते हैं आउटपुट के रूप में डीसी वोल्टेज प्राप्त करने के लिए। दूसरी जो है वो ट्रांसफार्मर की अनिवार्यता। कि हम अगर इन तीनों में से किसी भी अगर एक या दो रेक्टिफायर में ट्रांसफार्मर का यूज करें तो क्या नहीं यूज करें तो क्या हमें आउटपुट के रूप में डीसी सिग्नल प्राप्त होंगे, हो सकते हैं। जिसमें हाफ वेव रेक्टिफायर या फिर हम ब्रिज रेक्टिफायर में ट्रांसफार्मर का यूज नहीं करते हैं तो भी हमें आउटपुट के रूप में डीसी वोल्टेज प्राप्त होती है, परंतु फुल वेव रेक्टिफायर में इसका यूज करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि यहाँ पे जो दो डायोड का यूज किया जाता है वो द्वितीय कुंडली में दो सर्किट का निर्माण करता है, जहाँ पे मध्य बिंदु पे सर्किट के विभव का मान शून्य करने के लिए मध्य निकासी ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। अदरवाइज कभी भी हमें फुल वेव रेक्टिफायर से आउटपुट के रूप में डीसी वोल्टेज या करंट की प्राप्ति नहीं होगी। यह जो हमने द्वितीय कुंडली के ऊपर मैक्सिमम वोल्टेज दी उसके ऊपर आधारित होता है, जिससे हमें यह पता चल जाता है कि हमने अगर 100% मैक्सिमम वोल्टेज दी तो उस आधार के ऊपर कितने परसेंटेज आउटपुट वोल्टेज प्राप्त हुई। जितने परसेंटेज आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होती है उस आधार के ऊपर हम ये बता सकते हैं कि कौन सा रेक्टिफायर अधिक प्रभावशाली है। जिसके अंदर सबसे कम वैल्यू जो होती है वो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए तथा इनसे डबल वैल्यू प्राप्त होती है फुल वेव तथा ब्रिज रेक्टिफायर के लिए। इसलिए कहा जाता है कि फुल वेव रेक्टिफायर तथा ब्रिज रेक्टिफायर जो होते हैं वो हाफ वेव रेक्टिफायर की तुलना में 2 गुना प्रभावशाली होते हैं। चौथा जो इनके अंदर सबसे मेन डिफरेंस होता है वो उर्मी का गुणांक का। यह उर्मी का गुणांक यह प्रदर्शित करता है कि कौन सा रेक्टिफायर जो है वो अच्छा परिवर्तक है तथा इसकी वैल्यू जिस रेक्टिफायर के लिए कम प्राप्त होती है वो रेक्टिफायर के अंदर आउटपुट सिग्नल में, आउटपुट के सिग्नल्स में, डीसी सिग्नल्स में हम कह सकते हैं कि डीसी सिग्नल के अंदर बहुत ही कम क्या होती है, एसी सिग्नल की अशुद्धि होती है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू अधिक होती है तो उस रेक्टिफायर के आउटपुट सिग्नल के अंदर एसी सिग्नल की अशुद्धि की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। अर्थात इसी आधार के ऊपर यह कहा जाता है कि फुल वेव रेक्टिफायर तथा ब्रिज रेक्टिफायर जो होते हैं वो हाफ वेव रेक्टिफायर की तुलना में अच्छे परिवर्तक होते हैं। इसकी वैल्यू फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए 1.21, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए 4.82 तथा ब्रिज रेक्टिफायर के लिए 4.82 प्राप्त होती है। पांचवा डिफरेंस जो है वो इनकी इफिशियंसी। इफिशियंसी से मतलब आपने 100% पावर दी तो इन रेक्टिफायर्स के द्वारा हमें कितने परसेंट आउटपुट के रूप में पावर प्राप्त हो रही है, जो कि हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए 40.6%, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए
81.2% तथा ब्रिज रेक्टिफायर के लिए भी 81.2% के करीब प्राप्त होती है। अब हम इसी के टेबल तो हमने बना ली, इस टेबल के आधार के ऊपर हम लगभग नॉर्मल वैल्यू याद रखते हैं तो हमें कैलकुलेशन करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। अब हम इसी के अंदर आगे की तरफ ब्रिज रेक्टिफायर के लिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे जो कि इसके रिजल्ट को प्रदर्शित करेगा। अगर उसके अंदर आउटपुट के रूप में एफिशिएंसी का मान 81.2% के करीब आता है तो इसका मतलब हम फुल वेव रेक्टिफायर की जगह पर ब्रिज रेक्टिफायर का भी यूज करें तो भी हमें आउटपुट के रूप में अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है, या फिर हम अधिक खर्चीले फुल वेव रेक्टिफायर की जगह पर कम खर्चीले ब्रिज रेक्टिफायर का भी यूज कर सकते हैं एसी टू डीसी कन्वर्जन के रूप में। सॉरी। अब इस सर्किट के अंदर हमें एक तो मैक्सिमम वोल्टेज का मान ज्ञात करना है, मैक्सिमम वोल्टेज के साथ में हमें आई मैक्सिमम, आई आरएमएस तथा आई डीसी की वैल्यूज को ज्ञात करना है। दूसरा, इस सर्किट के द्वारा मिलने वाली जो पावर है एसी पावर तथा डीसी पावर, उसका मान ज्ञात करना है। थर्ड चीज इसमें हमें ज्ञात करनी है एफिशिएंसी, जो कि इन दोनों पावरों के अनुपात के बराबर होती है। इन तीन वैल्यूज का मान हमें ज्ञात करना है। इन तीनों से हमें पता चल जाएगा कि ब्रिज रेक्टिफायर जो होता है वो भी फुल वेव रेक्टिफायर की तरह ही अच्छे रिजल्ट देता है। अब यहाँ पे आर एफ की वैल्यू नहीं दी हुई है, इसका मतलब ये है कि ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर जो डायोडों की फॉरवर्ड बायस कंडीशन होती है उसके अंदर आउटपुट के रूप में या उस इन डायोडों के फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन के अंदर प्रतिरोध का जो मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे V1 वोल्टेज प्राथमिक कुंडली पे अप्लाई की जाती है तथा साथ में ही दोनों ही कुंडलियों में फेरों की संख्या का अनुपात जो दिया हुआ है वो 10:1 के रूप में, मतलब यहाँ पे 10 फेरों पे 220 वोल्टेज जा रही है तो यहाँ पे एक फेरे के अंदर कितनी वोल्टेज जाएगी, वो इन दोनों के रेशियो या 1/10 के वे गुणे के बराबर जाती है। मतलब यहाँ पे जो VRMS वैल्यू होगी वो 22 वोल्टेज के बराबर होती है। तो सबसे पहले हम VRMS वैल्यू निकालते हैं। प्राथमिक कुंडली पर 10 फेरों में वोल्टता V1 बराबर 220 वोल्ट तथा द्वितीय कुंडली पर
एक फेरे में वोल्ट था VRMS बराबर V2 बराबर N2 अपॉन N1 इंटू V1, और ये वैल्यू जो आती है वो लगभग 22 वोल्ट के करीब। अब ये अगर VRMS की वैल्यू प्राप्त हो गई है तो हम इस VRMS की वैल्यू की सहायता से मैक्सिमम वोल्टेज का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ पे हमको मालूम है मैक्सिमम वोल्टेज या फिर ये VRMS का जो फॉर्मूला निकलता था वो होता था Vm अपॉन √2। तो इस सहायता से V मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, √2 टाइम ऑफ VRMS, और यहाँ से V मैक्सिमम की जो वैल्यू प्राप्त होती है वो 31.11 वोल्टेज के करीब प्राप्त होती है, क्योंकि अगर 1.414 का मल्टीप्लिकेशन 22 से करेंगे तो लगभग 31.11 वोल्टेज के बराबर प्राप्त होता है। अब हमें अगर V मैक्सिमम की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है तो उसी की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, I मैक्सिमम का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, और I मैक्सिमम का जो फॉर्मूला होता है वो V मैक्सिमम अपॉन RL प्लस RF के बराबर होता है। यहाँ पे ये RF जो है उसका मान क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। क्यों, क्योंकि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस का मान इस डायग्राम के अंदर नहीं दिया हुआ है, उस वजह से इस फॉरवर्ड रेजिस्टेंस को हम किसके बराबर, 0 के समान भी मान सकते हैं। तो यहाँ से I मैक्सिमम बराबर जो है वो 31.11 अपॉन 500 लगभग 0.0622 एम्पियर के बराबर आता है, और अगर इसको मिली एम्पियर के रूप में लिखे तो वो 62.22 मिली एम्पियर के बराबर प्राप्त होती है वैल्यू। यहाँ से हमने मैक्सिमम करंट का मान तो निकाल लिया। अब इसी मैक्सिमम करंट के वैल्यू से हम क्या कर सकते हैं, इसी मैक्सिमम करंट की वैल्यू से हम RMS वैल्यू तथा एवरेज DC करंट का मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं। IRMS जो होता है वो मैक्सिमम करंट का √2 गुना होता है। तो यहाँ से IRMS की वैल्यू जो है वो 62.22 मिली एम्पियर अपॉन 1.414 इजिकल्स टू कितना आ जाएगा, लगभग 44 मिली एम्पियर के करीब की वैल्यू इसके अंदर हमें प्राप्त होती है। अगर यही वैल्यू इसी वैल्यू की सहायता से इसी के अंदर आगे की तरफ अगर हम एवरेज DC वोल्ट करंट का मान निकालना चाहे तो वो IDC 2 टाइम ऑफ मैक्सिमम I का लोड करंट अपॉन पाई के रेशियो के बराबर होती है। यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी 2 इंटू 62.2 मिली एम्पियर अपॉन 3.14 जो कि लगभग 39.63 मिली एम्पियर के बराबर होता है। यहाँ से तीनों करंट की वैल्यू के बारे में पता चल गया, जिसको अलग से हम नोट कर लेते हैं। IDC का मान कितना है, 39.63 मिली एम्पियर। I मैक्सिमम की वैल्यू 62.22 मिली एम्पियर तथा IRMS जो है वो 44 मिली एम्पियर। ये तीनों वैल्यू हमारे एफिशिएंसी निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे PAC तथा PDC प्रत्यावर्ती शक्ति तथा जो हमने शक्ति दी वो तथा जो हमने शक्ति प्राप्त की उसका मान ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले तो किसका मान निकालेंगे, PAC का, जो कि IRMS के होल स्क्वायर तथा लोड के और डायोडों के कारण उत्पन्न होने वाले रेजिस्टेंस के योग के गुणनफल के बराबर होती है। यहाँ पे फॉरवर्ड रेजिस्टेंस का मान तो कितना होता है, 0,
तो इस वजह से PAC बराबर क्या हो जाएगा 39.63 का होल स्क्वायर इंटू 10 की घात माइनस के 6, क्योंकि 10 की घात माइनस के 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 10 की घात माइनस के 6 के बराबर आता है, इंटू RL का मान कितना दिया है 500। तो PAC बराबर कितना आएगा लगभग 0.968 वोल्ट के करीब AC शक्ति का मान प्राप्त होता है। इसी प्रकार से DC का मान जब हम निकालते हैं तो ये DC वैल्यू जो है सर यहाँ पे 44 आएगा। ये सब वैल्यू कैलकुलेट की हुई है, कैलकुलेट करके उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। इस वजह से ये आपको लग रहा है जल्दी जल्दी, पर इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ से जो PDC या आउटपुट के रूप में हमें जो शक्ति प्राप्त होती है उसका मान लगभग 0.785 वोल्ट के करीब प्राप्त होता है। जब हमें दोनों ही शक्तियों के बारे में पता है तो इन दोनों का जब हम रेशियो निकालेंगे तो वो इफिशियंसी को बताएगा, जो कि PDC अपॉन PAC के रेशियो के बराबर होता है। यहाँ से अगर ईटा परसेंटेज का मान निकालना चाहे तो वो 0.785 अपॉन 0.968 इंटू 100% के बराबर प्राप्त होता है। और इसकी कैलकुलेशन या इसका डिवीजन करने पे ये वैल्यू लगभग 39.64%, लगभग 81.2% के करीब ही, मतलब उससे कम जरूर है पर उसके बराबर प्राप्त हो रही है। और मैंने यही वैल्यू आपको कहा था कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है रेक्टिफायर की 81.2% हो सकती है, लेकिन हमेशा वही वैल्यू प्राप्त हो यह जरूरी नहीं है, उससे थोड़ी सी कम भी हो सकती है, पर 81.2% से ज़्यादा एफिशिएंसी प्राप्त नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर की जगह पर ब्रिज रेक्टिफायर का भी यूज करते हैं तो उससे भी हमें उसी फुल वेव रेक्टिफायर के समान रिजल्ट प्राप्त होते हैं। तो हम मध्य निकासी ट्रांसफार्मर से बने फुल वेव रेक्टिफायर की जगह पे हम अगर ब्रिज रेक्टिफायर का भी यूज करें तो भी हमें अच्छी AC to DC कन्वर्टर के रूप में रिजल्ट प्राप्त होते हैं। अब हम कल की क्लास में समकारी फिल्टर तथा उसकी डेफिनेशन या वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे तथा उसी के साथ में हमारी फर्स्ट यूनिट भी कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएगी।